प्यारे बच्चों, अब हम लोग हिंदी के प्रश्न को हल करते हैं, जिसमें ये गद्यांश दे रखा है, इसको हम पढ़ेंगे और इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढेंगे। देखो बच्चों, धरातल से युद्ध की विभीषिकाओं को सदा सदा के लिए समाप्त करने के लिए गांधी जी ने विश्व को अहिंसा रूपी अस्त्र प्रदान किया। गांधी जी ने कहा करते थे कि प्रेम और अहिंसा के द्वारा विश्व के कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। उन्होंने इन सिद्धांतों का परीक्षण भी किया और वे नितांत सफल सिद्ध हुए। हिंसा से हिंसा बढ़ती है और घृणा से घृणा को जन्म देती है और प्रेम से प्रेम की अभिवृद्धि होती है। अतः यह निश्चित है कि बिना प्रेम और अहिंसा के विश्व में शांति स्थापित नहीं हो सकती। शांति के अभाव में मानव जाति का विकास संभव नहीं है। प्रत्येक राष्ट्र का स्वर्णिम युग वही कहा जाता है जबकि वहां पूर्ण शांति और सुख रहा हो तथा उत्तमोत्तम रचनात्मक कार्य किए जाते हों। भौतिक दृष्टि से व्यापार और कृषि की उन्नति भी शांति काल में ही संभव होती है। अतः हम यदि विश्व का कल्याण चाहते हैं तो हमें युद्ध का बहिष्कार करना ही होगा। अहिंसा और प्रेम की भावना से विश्व में शांति स्थापित करनी होगी, तभी विश्व में सुखमय एवं शांतमय राज्य की स्थापना संभव होगी। अब देखो, अब बच्चों इसमें ये क्वेश्चन दे रखे हैं, विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? मानव जाति के विकास के लिए, उत्तमोत्तम रचनात्मक कार्य के लिए, व्यापार और वृद्धि की उन्नति के लिए, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाने के लिए। तो किसके लिए है? मानव जाति के विकास के लिए हमें विश्व में शांति आवश्यक है। अब देखो बच्चों, विश्व में शांति स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है, क्या आवश्यक है? अहिंसा और प्रेम आवश्यक है। हिंसा और भय ये नहीं हो सकता। आत्मीयता और समीपता, परिश्रम और ज्ञान। जब तक अहिंसा और प्रेम नहीं होगा तब तक विश्व में शांति की स्थापना नहीं हो सकती। कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। किससे बनाया जा सकता है? गांधी जी ने किससे बात की? अहिंसा द्वारा कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। किसी भी राष्ट्र का स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व क्या है? शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। ये किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं। अब देखो, नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय है, क्या है? बिल्कुल। नितांत का क्या है? बिल्कुल। अब आगे देखते हैं, देखो बच्चों, अब इस पैराग्राफ को देखते हैं। विज्ञान आज के मानव जीवन का अविभाज्य एवं घनिष्ठ अंग बन गया है। मानव जीवन का कोई भी क्षेत्र विज्ञान के अश्रुतपूर्व आविष्कारों से अछूत नहीं रहा। इसी से आधुनिक युग विज्ञान का युग कहलाता है। आज विज्ञान ने पुरुष और नारी, साहित्यकार और राजनीतिज्ञ, उद्योगपति और कृषक, पूंजीपति, श्रमिक, चिकित्सक, सैनिक, अभियंता और शिक्षक, धर्मज्ञ और तत्वज्ञ सभी को अपनी ओर सभी क्षेत्रों में किसी न किसी रूप में अपने अप्रतिम हृदय से अनुग्रहित किया है। आज समूचा परिवेश विज्ञानमय हो गया है। विज्ञान के चरण ग्रहणी के रसोई घर से लेकर बड़ी बड़ी प्राचीरों वाले भवनों और अट्टालिकाओं में ही दृष्टिगत नहीं होते हैं। प्रत्युत वे स्थल और जल की सीमाओं को लांघकर अंतरिक्ष में भी गतिशील हैं। वस्तुतः विज्ञान अद्यतन मानव की सबसे बड़ी शक्ति
बन गई है। इसके बल से मनुष्य प्रकृति और प्राणी जगत का शिरोमणि बन सका है। विज्ञान के अनुग्रह से वह सभी प्रकार की सुविधाओं और संपदाओं का स्वामित्व प्राप्त कर चुका है। अब वह ऋतुओं के प्रकोप से भयाक्रांत एवं संत्रस्त नहीं है। विद्युत से उसे आलोकित किया है, उष्णता और शीतलता दी है, बटन दबाकर किसी भी कार्य को संपन्न करने की ताकत भी दी है। मनोरंजन के विधिवत साधन उसे सुलभ हैं। यातायात एवं संचार के साधनों के विकास से समय और स्थान की दूरियां यातायात संचार के साधनों के विकास से समय और स्थान की दूरियां बहुत कम हो गई हैं और समूचा विश्व एक परिवार सा लगने लगा है। कृषि और उद्योग के क्षेत्र में उत्पादन की तीव्र वृद्धि होने के कारण आज दुनिया पहले से अधिक धान्य से संपन्न है। शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान की देन अभिनंदनीय है। विज्ञान के सहयोग से मनुष्य धरती और समुद्र के अनेक रहस्य हस्तामलक करके अब अंतरिक्ष लोक में प्रवेश कर चुका है। सर्वोपरि विज्ञान ने मनुष्य को बौद्धिक विकास प्रदान किया है और वैज्ञानिक चिंतन पद्धति दी है। क्या दी है? वैज्ञानिक चिंतन पद्धति दी है। वैज्ञानिक चिंतन पद्धति से मनुष्य अंधविश्वासों और रूढ़ परंपराओं से मुक्त होकर स्वस्थ एवं संतुलित ढंग से सोच विचार कर सकता है और यथार्थ एवं सम्यक जीवन जी सकता है। इससे मनुष्य के मन को युगों के अंधविश्वासों, भ्रमपूर्ण और दकियानुशी विचारों, भय और अज्ञानता से मुक्ति मिली है। विज्ञान की यह देन स्तुत्य है। मानव को चाहिए कि वह विज्ञान की इस समग्र देन को रचनात्मक कार्यों में सुनियोजित करे। अब देखो बच्चों, मानव विज्ञान की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य क्या हो गया है? प्रकृति और प्राणी जगत का क्या बन गया है? सिरमौर बन गया है। अब देखो आगे बच्चों, वैज्ञानिक चिंतन पद्धति से मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह है कि उसे मुक्ति मिली है। किससे मिली है? भ्रमपूर्ण रूढ़वादी विचारधाराओं से। भ्रमपूर्ण रूढ़वादी विचारधाराएं जो थी उनसे उन्हें मुक्ति मिली है। विश्व के परिवारवत लगने का प्रमुख कारण क्या है? यातायात एवं संचार साधनों का विकास। हस्तामलक शब्द से अभिप्राय है स्पष्ट परंतु सायास बोध गए, पास में रखे आंवले की तरह, हाथी के लिए आंवले की तरह, स्पष्ट और अनायास बोधगम। वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय है परंपरागत चिंतन, भावात्मक चिंतन, वैज्ञानिकों द्वारा किया गया चिंतन, स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन। अब देखो आगे ग्राफ के क्वेश्चन दे रखे हैं, उसको हम कल हल करेंगे। प्रश्न दिए गए ग्राफ पर आधारित है, इन प्रश्नों के उत्तर दें। अब देखो बच्चों, ग्राफ में एक परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात दर्शाया गया। ये इतिहास पहले और ज्योग्राफी नीचे भूगोल, इतिहास और भूगोल का अनुपात ये दे रखा है। अब देखो बच्चों, अब इसमें से हमें क्या करना, कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक अर्जित किए। इतिहास में हमने ज्यादा अंक अर्जित किए और भूगोल में कम अंक अर्जित किए। तो अब देखो भूगोल वाले का मान जो अब भूगोल का कम है और इतिहास का ज्यादा है। जब हम इसमें इसका भाग करेंगे तो इसका मान 1 से ज्यादा आएगा। अगर ऊपर मान ज्यादा है जैसे 3/2 तो इसका मान इससे ज्यादा है, तो ये इसका मान 1 दशमलव कुछ या मतलब 1 से ज्यादा आएगा। 1 से हमेशा ज्यादा आएगा। यहाँ पे कितना भी ऊपर रखा हो इससे ज्यादा है तो 1 से हमेशा ज्यादा आएगा। तो अब देखो बच्चों, इसमें कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में अधिक अंक अर्जित किए हैं। अब देखो 1, 2 और 3।
इसमें क्या है, इतिहास में ज्यादा अंक दर्शा रहे हैं, तो इसमें कितने अंक अर्जित किए? 3 लोगों ने अर्जित किए हैं। निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले? इतिहास में कम अंक कितने लोगों को मिले हैं, ये हमें देखना है। देखो बच्चों, कैसे देखना है, देखो अब इसमें पूछा गया है भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक कब मिलेंगे इतिहास में, तो इसका मान क्या रहेगा? 1 से कम रहेगा। 1 से कम कितने में? देखो 1 ने किया, और फिर ये 2 ने भी किया, और ये 3, और ये देखो ये तो ज्यादा होगा, ये कौन नंबर? 6 नंबर। तो 1 2 3 4 6, तो किसने किया है? देखो बच्चों 1 2 3 6 ने जो है वो भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक प्राप्त किए हैं, अर्थात भूगोल में ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं और इतिहास में कम प्राप्त किए हैं। भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक का प्रतिशत बढ़त है। अब देखो बच्चों, ये कुछ इसमें ऐसा कुछ नहीं दे रखा है, आंकड़े इसमें अपर्याप्त है, इसलिए ये होगा इसमें, ठीक है। इसमें भूगोल में छात्र 3 से 4, इसमें 3 से 4, इसमें 3 से 4, भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक का प्रतिशत, अंक बीच में कोई प्रतिशत नहीं दे रखा है, तो आंकड़े अपर्याप्त हैं। अब देखो बच्चों, इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात में अंतर बताइए। अब देखो, अब इतिहास भूगोल का ये अनुपात दे रहा, अधिकतम अनुपात कौन सा है, माने सबसे ज्यादा मान कौन सा है? ये मान है। कौन सा? ये मान। और सबसे कम मान कौन सा है? देखो ये मान है। तो अब इसमें से हम घटा देंगे, देखो इसमें से इसको 3.5 को इसमें से घटा देंगे, तो 0 2, तो कितना हो जाएगा? 1.20। तो ये क्या हुआ? इतिहास और भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर है। अब देखो बच्चों, छात्र 4 कौन सा है? देखो 4 ये वाला है, 4 1 2 3 4। छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले, तो उसके इतिहास में अंक बताइए। अब देखो बच्चों, कैसे करना है इसको, कि इसमें H हिस्ट्री और ये क्या दे रखा है? यदि 4, अब 4 कहां पे? ये 1.25 इसका अनुपात है। अब देखो, इसमें भूगोल में उसने 60 अंक प्राप्त किए, इसमें भूगोल में उसने 60 अंक प्राप्त कर लिए, 60। अब हमें हिस्ट्री में उसके अंक चाहिए, तो क्या 1.25 गुणे 60, ये 60 हो जाएगा। जब हम इनका गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 75। तो जब भूगोल में वो 60 अंक प्राप्त करेगा, तो इतिहास में वो 75 अंक प्राप्त करेगा। तो हमारा कौन सा सही हो गया? 75।